चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। तो आज हमारा जो टॉपिक था, लास्ट क्लास में हमने पहली वीडियो कवर कर ली थी, जिसमें हमने सदस्य और उद्देश्यों के बारे में बात करी थी कि संविधान क्या होता है, संविधान के उद्देश्य क्या थे और जिस प्रस्ताव क्या थी, बैठक क्या हुई थी, इस चीज़ों के बारे में बात कर लिया था। और लास्ट क्लास में हमने ये बात कर ली थी कि भैया हमने क्या बनाया था, एक संविधान सभा बनाई थी। संविधान सभा इसलिए बनाई थी ताकि वो संविधान का निर्माण कर सके, है ना। तो आज हम कुछ उसी टॉपिक की बात करने वाले हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चयन किस प्रकार किया गया था, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संविधान सभा से लेकर कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन किस प्रकार किया गया, कैसे किया गया, इन सब चीज़ों को लेकर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, शुरू करते हैं लेट ज़्यादा देर ना करते हुए। देखो, कल हमने एक चीज़ और बात करी थी कि चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करें किसी की चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत, तो चुनाव की दो प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। तो देखो, चुनाव के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जिसमें आपके सीधे तौर पर भागीदारी हो, जिसमें आपने खुद जाकर अपने उम्मीदवार को चुना हो, इसमें आगे बात। लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जिसमें सीधे तौर पर भागीदारी नहीं होती, सीधे तौर पर भागीदारी नहीं होती। बात समझ में आ रही है? मैंने कल ही लास्ट क्लास में कवर करा दिया था, अगर आपको डाउट है तो आप जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अब देखो, बात करते हैं कि भारत को सत्ता देने के लिए, अगर हम सत्ता देने की बात करें तो भारत की सत्ता देने के लिए बहुत सारी बहुत सारे कैबिनेट मिशन, बहुत सारी चीज़ें आई। ठीक है, साइमन कमीशन आया, उससे पहले भी बहुत सारे अंग्रेजी अधिकारी आए कि भारत को सत्ता कैसे दी जाए, इन सब चीज़ों पर चर्चा भी की। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन ही वो मिशन था जिसके तहत भारत के अंतर्गत संविधान सभा की नींव पड़ी थी। समझ में आ गई बात? तो इसी के तहत ही, कैबिनेट मिशन के तहत ही 1946 में, कैबिनेट मिशन के तहत ही जुलाई 1946 में क्या किया गया, एक संविधान सभा गठन तो कर दिया गया था। अब संविधान सभा गठन तो कर दिया गया, लेकिन इसमें सदस्य तो बैठेंगे। तो जुलाई 1946 में सदस्यों के चुनाव कराए गए। किसके कराए गए? सदस्यों के चुनाव कराए गए। अभी चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष था। इसमें लोगों की, जनता की सीधे तौर भागीदारी नहीं थी। यानी कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मान लो कोई फेमस है, कोई फेमस लीडर है जिसमें लोग प्रभावित होते हैं इससे, तो उसको चुन लिया गया। और ये अप्रोक्सीमेटली 15 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चयन किया गया। तो जो आगे बताइए, अप्रत्यक्ष था। तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या देखा गया, जो इलेक्शन कराए गए थे, इसी इलेक्शन के पर 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन भी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतरिम सरकार क्या होती है। देखो बेटा, अंतरिम सरकार को हम साधारण शब्दों में कह दें तो अस्थायी सरकार, इसको आप अस्थायी सरकार भी कह सकते हो। ठीक है, तो अस्थायी सरकार वो सरकार होती है जो स्थायी ना हो। यानी कि अंतरिम सरकार का गठन सिर्फ मौजूदा सिचुएशन से निपटने के लिए किया गया था कि मौजूदा परिस्थिति कैसे निपटी जाए, क्योंकि अंग्रेजों की मांग थी। हमने पहले वीडियो में देखा है कि वहाँ पे एक सरकार चाहिए थी उन्हें, और क्या चाहिए थी, एक संविधान चाहिए था। तो हमने सरकार बनाने की देश के अंदर क्या देखा गया, 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार बना ली। तालिबान में भी यही हुआ है। तो तालिबान शासक था अफगानिस्तान में, तालिबान जो वहाँ पे आया उसने यही किया, उसने भी वहाँ पे अंतरिम सरकार बनाई। इसको इंग्लिश में अंतरिम ही कहते हैं। ठीक है, अंतरिम मतलब मौजूदा सिचुएशन को निपटने के लिए जो सरकार बनाई जाए और स्थिति समाज होने पर एक चुनाव कराकर दोबारा से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाए, तो उसको हम बोलते हैं अंतरिम सरकार। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से एक अंतरिम सरकार का गठन भी कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे की प्रक्रिया में देखा गया कि संविधान सभा के अंतर्गत, यानी संपूर्ण, यानी अगर हम बात कर ले पूरा अखंड भारत जिसे हम कहते हैं, अखंड भारत की एक सपना चेष्टा थी, जिसके कह लो जो चेष्टा रखी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। तो अखंड भारत के अंतर्गत मुख्यतः 3 क्षेत्र आते हैं आज के। पहला था आपका भारत, दूसरा आपका पाकिस्तान, और तीसरा आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 3 देश हैं जिनको मिलाकर एक पूरा ब्रिटिश भारत बनता था, जिस समय ब्रिटिश के हम गुलाम थे। ठीक है, ये पूरा स्टोरी बनता है। ठीक, तो क्या देखा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था कि भाई एक अखंड भारत हो, इसके अंतर्गत तीनों क्षेत्र हों। आगे तो क्या देखा गया, संविधान सभा बनाई जा रही थी, संविधान सभा के सदस्य थे, उनका चयन भी इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। अब ये बात अलग थी कि उस टाइम पे एक पाकिस्तान नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान थे जिस टाइम विभाजन किया गया था। तो उस टाइम एक बना था पश्चिमी पाकिस्तान और एक बनाया गया आपका पूर्वी पाकिस्तान।
पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, जो ये पूर्वी पाकिस्तान है यही आज का बांग्लादेश है, जिसको 1971 में बनाया गया था। ठीक है, युद्ध के वजह से, हालांकि ये अलग टॉपिक है, जब हम आगे बात करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्य। तो क्या इन तीनों सदस्यों को मिलाकर क्या देखा गया कि 292, कितने 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश सदस्य लिए गए। कहां से लिए गए थे? ब्रिटिश भारत से। अब ब्रिटिश भारत का मतलब क्या है कि इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर, एक बात ध्यान रखना, आगे जब विभाजन होगी तो ये सदस्य संख्या कम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अभी इसलिए कह रहा हूं, याद रखना। अगला, अब देखो उस टाइम पे जब बात करें भारत की, तो उस समय रियासतें भी थी। रियासत एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर राजाओं का शासन होता है, आगे जहां पर राजा शासन करते हैं। तो उस समय एक अप्रोक्सीमेटली हिसाब से लगाया लगभग 565 रियासतें थी। कितनी? 565 रियासतें थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। वहां की 565 रियासतें थी जहां पर डायरेक्टली किंग्स रूल करते थे। तो देखो क्या देखा गया कि उनको भी इसमें सदस्यता देने की बात की गई। तो 93, कितने 93 सदस्य किसको दिए गए? रियासतों को दिए गए, रियासतों को दिए गए। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो इसके अंतर्गत रियासत के राजा को भी शासन दिया गया, भैया आप भी आइए संविधान सभा के अंतर्गत। और 4 सदस्य चुने गए थे वो प्रशासनिक क्षेत्र चुने गए थे। कहां से? प्रशासनिक क्षेत्र से। ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र चुने गए थे। तो कुल मिला के कितने सदस्य हो गए? कुल मिला के देखा जाए 389। ये है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन एक नंबर का आता है कि संविधान सभा की कुल कितने सदस्य थे? तो 389 थे। इसमें रियासतों कितनी दी गई थी? तो 93 दी गई थी। प्रशासनिक कितने थे? 4 थे। ब्रिटिश भारत में कितने हैं? 292 है। तो बात समझ में आ गई बात। तो ये तो थोड़ा सा विवरण था कि जिसके अंतर्गत हमने जाना कि भाई संविधान सभा के सदस्यों का चयन किस तरीके से किया गया, संविधान सभा कैसे कैसे लाए गए थे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी जब हम आगे विभाजन का दौर पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे विभाजन का दौर, तो वहां पर हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, अब 389 में तो पाकिस्तान के मेंबर भी होंगे, लेकिन जब विभाजन कर दिया गया तो ये सदस्य संख्या कम हो गई। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि जो लोग पाकिस्तान के थे उन्होंने अपना पाकिस्तान के जाकर अपना संविधान सभा बनाया, तो उनकी भारत सदस्य संख्या कट जाएगी, तो इसलिए सदस्य संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी? 299। अगर हम बात करने वाले हैं इन सब टॉपिकों के बारे में, समझ में आ गई बात? तो उससे पहले हम बात कर लेते, थोड़ा सा आगे चलते हैं विभाजन के दौर में। स्टार्ट करते हैं विभाजन की प्रक्रिया। तो ये समझ में आ गया संविधान सभा के सदस्य कहाँ कहाँ चुने गए थे, कितने सदस्य चुने गए थे। तो देखो यहाँ पे बस एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना अगर आया भी तो, कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे। तो आपको याद रखना है 389, ये बात ध्यान रखा, संविधान सभा के कुल सदस्य थे। ठीक है, अब बात करते हैं विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। क्योंकि देखो क्या देखा गया था, हालांकि इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ पॉइंट अगर आप जानना चाहोगे तो मैं बता देता हूँ कि उस समय 2 पार्टियां थी। पहली, उनके पीछे मतभेद भी कह लो, सहयोग तो कुछ था ही नहीं, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और ये एक आपकी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना थी 1885 में की गई थी। कितने में? 1885 में एओ होम ने की थी। किसने की थी? एओ होम ने की थी। मुस्लिम लीग की बात करें तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, और किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब कहानी क्या थी बेटा, मुस्लिम लीग ही वो पार्टी थी या मोहम्मद अली जिन्ना ही थे जो 2 नेशन एक्ट यानी कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? द्वि राष्ट्र सिद्धांत लेकर आए थे, जिसके तहत संपूर्ण जितना भी क्षेत्र था भारत का उसको कौम के आधार पर यानी कि धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटना था। हालांकि ये आपका 12th का पार्ट है, समझोगे तो वहां धर्म के आधार पर बांटना, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मुसलमानों की आबादी होगी वो पाकिस्तान कहलाएगा, और जिन क्षेत्रों के अंतर्गत हिंदू और सिखों की आबादी होगी वो हिंदुस्तान कहलाएगा। तो ये निर्णय लिया गया था। हालांकि 2 नेशन एक्ट 12th का पार्ट है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि मामला यहीं से बिगड़ा है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर जो ज्यादा मतभेद होने लग गए, विवादित होने लग गई, तो क्या देखा गया, एक कैबिनेट यानी कह लो कि परियोजना आई। क्या आई? एक परियोजना, क्योंकि अंग्रेज तो पहले से चाहते थे भाई हम कैसे इनके अंदर फूट डालें और राज करें, है ना। तो एक परियोजना आई, वो परियोजना आई थी 3 जून 1947 को। ठीक है, 3 जून 1947 को एक वायसराय थे, वो कौन थे? माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। माउंटबेटन एक ऐसे वायसराय थे जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का एक प्रोग्राम लेकर आए थे, यानी कि परियोजना लेकर आए थे कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाएगा, कब किया जाएगा। तो ये जो परियोजना आई थी इन्हीं के नाम पर इसे क्या बोला गया? माउंटबेटन परियोजना। क्या बोला गया?
माउंटबेटन परियोजना। समझ में आ गई बात। तो एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि भाई भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस परियोजना के आधार पर किया गया था, तो माउंटबेटन परियोजना के आधार पर। कब आई थी ये, तो 3 जून 1947 में आई थी। बात समझ में आ गई बात। 3 जून 1947 को ये ध्यान रखना, ये परियोजना आई थी। क्या यहाँ तक, इसे बोला गया माउंटबेटन परियोजना। अब माउंटबेटन परियोजना के तहत ही, माउंटबेटन परियोजना के तहत ही ये माउंटबेटन परियोजना आई थी, इस परियोजना के तहत ही कर देखा गया, ये निर्णय कर लिया गया कि आने वाली 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा, का विभाजन कर दिया जाएगा। बात समझ में बात। इस परियोजना के आधार पर ही 14-15 अगस्त को निर्णय लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा। तो आपको पता होगा 14 तारीख को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान को आजाद किया गया। उसके बाद 15 अगस्त को हम अपना बनाते हैं, यानी कि भारत। समझ में आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब बेटा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि जब मैंने भी बताया आपको कि जब विभाजन कर दिया गया, तो विभाजन करने के साथ साथ अब यहाँ पर आते हुए थोड़ा सा संविधान सभा के सदस्य में हमने पहले पढ़ा कि 389 कुल मेंबर थे, यही तो पढ़ा। लेकिन जैसे विभाजन किया गया तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे, है ना। तो क्या देखा गया, ये सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। टोटल मेंबर कितने थे, पहले मेंबर थे 389, अब कितने रह गए, अब रह गए 299 का विभाजन के बाद। तो क्वेश्चन एक नंबर का ये भी आता है कि विभाजन के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई थी, तो 299। समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कहीं से नहीं आएंगे बाहर से। इसलिए मैं आपको बहुत सटीक और बहुत डीपली बता रहा हूँ, ये सारे शीटें और सारे स्थान याद रखना। बाकी मैं अभी आपको उसके नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। जो चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो दे दूंगा, बाकी स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा, आप चाहो तो वीडियो स्क्रॉल करके स्टॉप करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो था आपका विभाजन की प्रक्रिया, कि विभाजन कैसे करवाया गया, सारी व्यवस्था, ठीक है। अब चलते हैं संविधान बनाने के दौर में, कि संविधान जो बनाया गया था उसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी, है ना। संविधान की व्यवस्थाएं कैसी थी, यानी संविधान को बनाने के अंतर्गत जो दायित्व लाया गया था, किसको दिया गया था, संविधान कैसे बनाया गया, किसको दायित्व दिया गया, संविधान कैसे बनेगा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। संविधान बनाने का दायित्व अब किसे दिया गया था, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान रखना, इसको IMP कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं दायित्व, दायित्व मतलब जिम्मेदारी। जो क्या देखा गया, हम सबको पता है कि भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम संविधान का जनक मानते हैं। क्या मानते हैं, संविधान का जनक मानते हैं ना। हमें पता है संविधान का जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन ये कैसे था, अब देखो संविधान बनाने का दायित्व अगर हम बात करें, संविधान बनाने का जो काम दिया गया था, यानी कि पहला संविधान बनाने का कार्य प्रारूप समिति को दिया गया। किसको दिया गया, प्रारूप समिति को दिया गया। क्वेश्चन ये आता है, देखो उस समय ना बहुत सारी समितियां थी, जब संविधान सभा बनाया गया था तो उस समय बहुत सारी समितियां, जैसे आपकी झंडा समिति आ जाएगी, ये भी एक समिति थी, झंडा समिति। भारत का झंडा कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा, पेंगले वेंकैया ने तैयार किया था, उसको सब किया गया था। तो उस तरीके से प्रारूप समिति थी। ध्यान रखना, प्रारूप समिति ही वह समिति थी जिसने भारतीय संविधान को बनाकर तैयार किया, इसका खाका तैयार किया था। अब देखो आगे चलते हैं। प्रारूप समिति के अंतर्गत कुल 7 सदस्य थे। कितने थे, कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। यहाँ देखो बहुत डीपली क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। कितने, 7 मेंबर थे। बात समझ में आ गई बात। अब इस 7 मेंबर में सबसे अध्यक्ष, अगर हम बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखो अध्यक्ष होने के नाते ही और बाकी सारी व्यवस्था को करने के लिए ये विदेशों की इन्होंने यात्राएं करी, कम से कम बहुत सारे देशों के इन्होंने संविधान का अध्ययन किया, तो उसके बाद जाकर निचोड़ निकाला। यहाँ पर भी अगर हम कहें तो मार्क्सवाद के सिद्धांत, दो धनात्मक सिद्धांत, जब दो विचारधाराएं मिलती है तो इन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में यानी कि सबका अध्ययन किया और सबका मिश्रण तैयार किया। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि क्या भारत का संविधान गृहीत संविधान है, गृहीत संविधान है या उधार का बोझा है, तो आप बोलोगे नहीं, भारत का संविधान गृहीत का संविधान नहीं है। गृहीत का संविधान तब होता
जब एग्जैक्ट उन चीजों को इसमें एक्सेप्ट कर ली गई होती है, लेकिन हमने एग्जैक्ट इन चीजों को अपनाया नहीं है, हमने इसमें कुछ परिवर्तन करके इन चीजों को भारतीय संविधान में शामिल किया है। तो इस आधार पर यह कहना कि भारत का संविधान गृहीत संविधान है, उधार का बोझा है, ये गलत है। तो इसलिए क्वेश्चन जो आता है विचार ही मांगे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा डीपली पर कई लोग उसको गृहीत का संविधान भी कहते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमने जो चीजें बाहर से अपनाई है वो एग्जैक्ट चीजें नहीं। जैसे कि अगर हम संघवाद का उदाहरण ले लेते हैं, संघवाद, तो बेटा संघवाद कहाँ से लिया गया? अगर हम बात करें कनाडा से लिया गया। तो ध्यान रखना, हमने एग्जैक्ट जो कनाडा से अपनाया गया वो नहीं अपनाया है। वहां पर क्या दोनों के बीच बैलेंसिंग और व्यवस्था बताई गई है, लेकिन राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर केंद्र शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर संघवाद का मॉडल अपनाया जरूर गया है, लेकिन केंद्र को कुछ एक मामले में मजबूत बनाया गया है। तो आगे बात, तो हमने कुछ परिवर्तन किए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि संविधान सभा को संविधान को बनाने का कार्य किसको दिया गया था? प्राइवेट समिति को दिया गया था। इस समिति में 7 सदस्य थे, बात समझ में आ गई, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे बात यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब बात करते संविधान को बनाने में लगा समय। तो संविधान को बनाने में लगा समय क्या था? संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। बात समझ आ गया? संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतना क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या देखा गया था बेटा? कम से कम 11 अधिवेशन हुए थे। कितने? 11 अधिवेशन हुए। अधिवेशन मतलब बैठ के कह लो, 11 अधिवेशन, बैठ के अलग हो जाएगी, अधिवेशन को सेशन होता है। ठीक है, तो 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। ठीक, अब चलो कुल कितनी बैठकें होगी? तो लगभग 165 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? लगभग 165 बैठकें। तो बात समझ में आ रही है? तो यही ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। कितनी बैठकें हुई? 165 बैठकें हुई। बात समझ में आ गई बात? तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो हम चीजें उन सब चीजों को ज्यादा डायरेक्ट करेंगे, टाइल करेंगे जो चीजें डायरेक्टली पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब देखो, भारतीय संविधान को संविधान कब? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। बनकर तैयार हो गया। बस समझ गया? संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। समझ गया? इसी दिन हम हर वर्ष, यानी कि 26 नवंबर को ही हम हर वर्ष क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। बात समझ में आ गई? और ध्यान रखना, इसमें एक और फैक्ट बता देता हूँ जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, कि इसी दिन हम राजनीतिक दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राजनीतिक दिवस। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, यहां पर मैंने आपको 3-4 डेट बताई थी कि 24 और 25 और 26 जनवरी। ये 1950 की बात हो रही है, जैन 1950। ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। ठीक है, यहां से 1 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? बस में 2 मिनट रुकिए जरा, इसका ना ये कम कर लेते हैं, थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है ना, ये ठीक कर लेते। ठीक है, चलिए। तो बात समझना की, तो 25 जनवरी क्या हो गया बेटा? तो 25 जनवरी को ध्यान रखना कि चुनाव कराने हेतु क्या, ये और हल्का हो गया 10 बीट। ठीक है, तो 25 में क्या दिया गया बेटा? चुनाव कराने के लिए। किसके लिए? हटाओ, यहाँ क्या करवाने के लिए? चुनाव कराने हेतु, चुनाव कराने हेतु चुनाव आयोग की स्थापना की गई। बात समझ आ रही है? यानी कि 25 जनवरी को ही चुनाव आयोग बनाया गया था, भारतीय चुनाव आयोग। इसको बोलोगे आप? भारतीय चुनाव आयोग।
ठीक है, यानी कि 25 जनवरी को, क्योंकि देखो हमें उस समय संविधान का तैयार हुआ नहीं था, ठीक है, संविधान तैयार हो चुका था लेकिन लागू नहीं किया गया था। और ऐसी बात है कि सरकार कब बनेगी, जब एक चुनाव होंगे, अब चुनाव अभी हुए नहीं थे, इसमें आगे बात, तो इसलिए व्यवस्था की गई कि भैया अब एक चुनाव कराने के लिए आयोग भी होगा। तो 25 जनवरी को एक आयोग की स्थापना कर दी गई थी, उसी को बोला गया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का भारत के अंतर्गत कार्य दिया गया कि भारत के अंतर्गत सभी प्रकार के चुनाव कराने का अधिकार किसका होगा, चुनाव आयोग का होगा, ठीक है। इसी दिन इसीलिए हम हर वर्ष 25 तारीख को, कब, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। बात समझ में आ गई होगी, सारे फैक्ट हैं। अगला ये 26 जनवरी, ये तो पता ही होगा कि 26 जनवरी को 50 को संविधान को लागू किया गया। क्या किया गया था, संविधान को लागू किया गया। तो बात समझ में आ गई। तो ये कुछ फैक्ट है, ठीक है, जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, बिना याद करे कुछ काम नहीं चलेगा, इसका मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्लास में मैंने कुछ नोट्स दिए थे, तो ये भी कुछ नोट्स आप लिख सकते हो, मैं स्लाइड कर देता हूँ, आप एक बार देख लेना और वीडियो उस टॉपिक के लिख सकते हो। जैसे मैंने रहा संविधान सभा के सदस्य, तो संविधान सभा के सदस्य के गठन कैसे किया गया, कैसे सदस्य बनाए गए थे, तो ये आपका एक नोट्स है, ठीक है। तो आप एक आपको हेल्प हो जाएगी चीजें याद करने में, शॉर्टकट में सारी चीजें आप याद कर सकते हो। एक तरफ आपका संविधान बनाने का दायित्व, जो मैंने पढ़ाया आपको कि संविधान बनाने का दायित्व क्या था, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो एक बार आप उसको भी देख लेना, ठीक। बाकी और भी चीजें हैं जो मैं आपको लेकर आऊंगा, बाकी सारी चीजें नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इन सब चीजों के बारे में, ताकि आप समझो वो चीजें होती क्या है ना। अब देखो अगला एक आपका है विभाजन की प्रक्रिया। ये जो मैंने पढ़ा दिया आपको, विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। अब देखो संविधान का अनुच्छेद, तो ये बहुत छोटा टॉपिक है। जब मूल संविधान बनाया गया था तो संविधान में कितने 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। बात समझ में आ गई। लेकिन वर्तमान में कितने, 470, 25 भाग और 12 अनुसूची। तो एक बार ध्यान रखना, बहुत ईजी है और 106 बार संशोधन हो चुका है। बस ये आपका थोड़ा सा फैक्ट जो मैंने आपको स्वयं के लिए लिखे, ये मैंने स्वयं लिखे हैं आपके लिए, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत, राइटिंग की बहुत दिक्कत आ रही होगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये सब चीज दे दी है, तो आप एक बार पढ़ लेना और वीडियो स्टॉप करके आप इनको एक बार बना के लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बाकी सबकी मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा वीडियो लेंथ हो जाएगी तो आपको मजा नहीं आएगा। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी तो अच्छा होगा, ठीक है, ताकि आप थोड़े थोड़े स्टेप से चीजें सीखना और उसको फिर आगे इंप्लीमेंट करना, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर मैं एक ही बार में सारी चीज़ों को पढ़ा दूंगा तो आपके मन में भी डाउट आएगा, बहुत सारी कंफ्यूजिंग क्रिएट होगी। तो आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो धीरे धीरे पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा जानेंगे, लेकिन अच्छा जानेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कुछ आने वाले टॉपिक्स में, हम बात करने वाले संविधान की विशेषताएं क्या थी, संविधान के कार्य क्या होंगे और कुछ अन्य टॉपिक के बारे में जो आपकी बुक्स में नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।